हाँ जी, कॉन्सेप्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अच्छा भाई, हमने अभी तक मतलब ये थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। मैं ये कहता कि इसको प्लस कर देना आंसर आ जाएगा, पर ये कि उसको लॉजिकली समझ लो ताकि कैश फ्लो पे इंपैक्ट समझ आ जाए। कैश तो बात समझ आती है। कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कि कैश जैसी ही एक चीज। वापस से अभी हम सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैश एंड कैश। कैश तो समझ आता है कि मेरे पास जो कैश मौजूद है या बैंक में जो कैश मौजूद है वो तो अलग चीज हो गई। पर कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश जैसी ही एक चीज जिसको आप कैश ही मानेंगे, उसको हम कहते हैं आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियली ऑफ 3 months। यानी आपने बैंक को यह कहा कि भाई हम आपके पास पैसे रखवा दें 3 महीने के लिए और 3 महीने में इसको विड्रॉ नहीं करूंगा, अब 3 महीने मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट देना। तो टेक्निकली ये अभी लोकल जबान में हम इसको कहते हैं TDR, टर्म डिपॉजिट रिसीट। कि अगर आप बैंक के पास जाएंगे, आप बोलेंगे भाई मुझे TDR परचेज करना है, वो बोलेगा कितने का, मैंने बोला 1 मिलियन का। तो उसने बोला कितने महीनों के लिए, मैंने कहा 3 महीनों के लिए। तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स IAS 7 ये कहता है कि एनी इन्वेस्टमेंट विच इज इनकैशेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months आप उसको कैश इक्विवेलेंट मानेंगे, क्योंकि वो 3 महीने में आपके पास इन कैश हो जाएगी। तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कैश या कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट यानी कैश के इक्वल माना जाएगा। आप ये तसव्वुर करेंगे कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो कैश ही है, क्योंकि आप कितने महीने में उसको इन कैश करेंगे। इसको हम कहते हैं हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही है कि भाई इट इज इनकैशेबल विद इन द पीरियड ऑफ 1 to 3 months। तो वो बात हमने समझ ली कि कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, कैश के इक्वली मानोगे, उसको इन्वेस्टमेंट का नाम नहीं दोगे। बाय डिफॉल्ट अगर आपसे कोई पूछे वो क्या, आप बोलेंगे इन्वेस्टमेंट है। बाय डिफॉल्ट आपसे पूछे वो क्या है, पर आपको कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से कोई पूछे तो आप बोलेंगे कैश इक्विवेलेंट है। अब दो बातें रखते हैं सामने, वैसे पूछूं क्या है, इन्वेस्टमेंट है, कैश फ्लो के पर्सपेक्टिव से पूछूं कैश इक्विवेलेंट है, क्योंकि IAS 7 उसको कैटेगराइज करता है कैश इक्विवेलेंट में, पर बाय डिफॉल्ट वो इन्वेस्टमेंट है। बाय डिफॉल्ट वो क्या है भाई, लॉजिकल सी बात है, कोई आपसे पूछे आपने बैंक में TDR परचेज किया, हाँ भाई TDR परचेज करना है माय इन्वेस्टमेंट, पर मैं बोल लूं एज फार एज कैश फ्लो इज कंसर्न, तो आप बोलेंगे दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैश इक्विवेलेंट। अब इसी कॉन्सेप्ट को कैश फ्लो में कैसे देखना है जरा देख लेते हैं। ये भी सही जी, बहुत फोकस होकर देखना है इधर, कॉपी तब करना जब मैं बोलूं। चलिए जी, मैंने ये कहा कि भाई लास्ट ईयर हमारा कोई 2021 और करंट ईयर आ गया 2022। अच्छा भाई, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट हमारे पास ओपनिंग थी 0, सही है जी, और मैं साल के आखिर तक आया तो इन्वेस्टमेंट हो चुकी 1,20,000 रुपए की। अच्छा, टेक्निकली अभी हमें यह बात समझ आती है कि इस इदारे ने एक एंट्री बनाई होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से, 1,20 से। अच्छा, आपको ये तो बताया ना कि इस वाली एंट्री को हम कहेंगे दिस इज सॉर्ट ऑफ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट है, इसका प्रॉफिट पे कोई हिट, नीचे ये कैश में से माइनस हुआ है, तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से 1,20,000 रुपए माइनस होते हुए दिखाएंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से 1,20,000 रुपए माइनस होते हुए दिखाएंगे, क्योंकि हम ये कहेंगे कि हमने अपनी जेब से कितने की इन्वेस्टमेंट की, जो कि प्रॉफिट में से माइनस, क्योंकि प्रॉफिट से इसलिए माइनस नहीं हुई क्योंकि कोई एक्सपेंस नहीं है, ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट है ना, तो इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो है जो कि कैश में से माइनस हुआ है, प्रॉफिट से माइनस, जस्ट लाइक अ पीपी और उसमें फर्क ये होता है कि ये डेप्रिशिएट नहीं होती और पीपी क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है। दोनों चीजें क्लियर हैं? आए जी आगे। फिर हुआ ये
कि सर हमारे पास हमने ओपनिंग कैश देख लिया, ओपनिंग कैश हमारे पास मौजूद था कोई 6 लाख रुपए का। अच्छा, फिर इस बार हमने किया ये कि इन्वेंट्री परचेज की, तो हमने इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट, हमने कहा सर ये हमने 50,000 रुपये की परचेज की, और इसी इन्वेंट्री को उठा के जब बेचा तो एंट्री बनाई COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। ये खाली ऑपरेशंस को इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे हमने कहा सर ये भी कितने से आ गई, 50,000 रुपये से, और हमने कहा कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। सर हमने कहा ये हमने कुल मिला के इन्वेंट्री जो बेची है वो बेची है कोई 7 लाख रुपए की। सही जी, ये हमने बेसिक एंट्री बना दी। अच्छा, अब प्लीज कैलकुलेटर उठा लें, मैं सिंपल कैश की मूवमेंट को ट्रेस कर रहा हूं, आप बताइए गलत है या सही है। 6 लाख रुपए माइनस 120, 6 लाख रुपए माइनस 120, हाँ जी, माइनस 50,000 प्लस 7 लाख रुपए, 30 है। भाई ये कैश समझ आ गया कैसे निकला? इसमें इन्वेंट्री का आउटफ्लो है, इसमें इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो है और सेल्स का इनफ्लो है। ये सारी चीजें इसमें हुई हुई हैं। चलें जी, मैंने कहा कि सर अब अगर मैं इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि मैं यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो रखूं 650 रख दूं। 650 इसलिए कि आपने कहा 7 लाख रुपए की सेल्स है, इस 7 लाख रुपए की सेल्स को कमाने के लिए 50,000 रुपए की कॉस्ट इंकर की है, तो कुल मिला के कितने कमा लिए? अच्छा, पर मुझे एक बात पता है, अभी आप लोग शायद उससे एग्री भी करेंगे और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, एग्री से करेंगे आप लोग अभी कि 650 इज माय प्रॉफिट एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशन। प्रॉफिट, अच्छा, रीजन बीइंग कि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रीजन बीइंग कोई वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो जो मेरा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है वही कैश फ्रॉम ऑपरेशन है। तो हमने सिंपली ये काम ये किया सिर्फ याद दहानी के लिए कि एडजस्टमेंट्स के अंदर हमने कहा कुछ भी नहीं है, और फिर हमने कहा वर्किंग कैपिटल भी कुछ भी नहीं है, तो हमने कहा सर सिंपली ये 650 हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ये तो हमने सीखा हुआ है। अच्छा, आप बहुत सुकून से समझना, एक चीज करके तो हम साइड में दूसरा भी कैश फ्लो बनाएंगे इसी के जैसा। अब मैं आ गया एक एक्टिविटी पे जिसका नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बस ये फोकस बनाए रखना, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में चिपक जाएगा, क्योंकि मैंने कोशिश कर रहा हूं कि कहानी के जरिए समझाऊं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट मेड, कितने की? आउटफ्लो है, कितना आ गया ये? 650 माइनस 120, 530। अच्छा, इसके अंदर आप ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दें 6 लाख रुपए का, ये आ गया 1130,000, और ये क्लोजिंग कैश से क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। सर ये तो हमें आता था, लंबी क्यों की? अभी बताता हूं, 1 मिनट रुकिएगा। मैंने कहा सर यहां तक कहानी क्लियर है। अब इसके अंदर एक कहानी को ऐड करते हैं, जो कहानी सिखानी थी मैंने, वो बोलेगा, ये लिख के देगा अभी आपको, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड ₹20,000 एज कैश इक्विवेलेंट। यहां पे हमने एक कहानी डाल दी न्यू, फिर रिपीट कर रहा हूं, वो क्या कहेगा आपको कि इन्वेस्टमेंट इंक्लूड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेस्टमेंट इंक्लूड कैश इक्विवेलेंट, कितने का? 20,000 रुपए का। अच्छा भाई, कहानी अब हम यहां से शुरू करेंगे। हमने कहा सर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। या हम सिर्फ ये फिगर्स उठा लेते हैं।
सर अब तक तो ये सेम, यहां तक तो कोई मसला नहीं है, पर अब जरा मैं यहां पे आया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, तो प्लीज बहुत फोकस होकर देखना, यहां पे एक टी अकाउंट बना रहा हूं मैं। वो कह ये रहा है कि जब आप कैश इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं ना, तो आप जब आप इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे, किसका अकाउंट भाई? इन्वेस्टमेंट का, तो ओपनिंग तो आपका 0 था, आप क्लोजिंग में सिर्फ 1 लाख रुपए रखें, क्लोजिंग में सिर्फ, बहुत फोकस होकर सुनना है इस बात को, देखो क्योंकि मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो लोग दुनिया बता देती है, इसको ऐड कर देना आंसर आ जाएगा, पर लॉजिक समझ लो उसकी। आज मैंने कहा अब मैं जरा ओपनिंग को क्लोजिंग से कंपेयर करूं, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट कितनी होती हुई दिखती है? अच्छा, जबकि आप सबको ये बात पता है एक्चुअल में कितनी हुई है। अब कहानी सुन लो ताकि वो भेजे में फिक्स हो जाए। वो कह ये रहा है कि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को, जो कि 3 महीने की है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को जो कि, उसको मैं इन्वेस्टमेंट मानता ही नहीं हूं, मैं समझता ही नहीं हूं कि मेरी जेब से पैसा गया है। अब इस कहानी को समझते हैं ना, ऐसे ही मुंह बनाने थे, मुझे पता था तभी मैंने पूरी कहानी बनाई है, डायरेक्ट बताता तो नहीं समझ आती बात। सुने, वो कहना ये चाह रहा है कि आपने कुल मिला के इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1/20 की। ये तो बात अल्लाह की कसम अभी देखो मैंने प्रूफ भी की है, ये पूरा कैश फ्लो बना दिया। पर अभी जो मैंने कैश फ्लो पहले बनाया था उसमें मैंने आप सबको ये समझाया कि मैंने सबको अपनी इन्वेस्टमेंट का आउटफ्लो माना। अब कैश इक्विवेलेंट का मतलब समझते हैं। वो कैश इक्विवेलेंट का मतलब ही कहता है कि मैं इसको कैश ही मानता हूं। तो जब आप 20,000 रुपए को कैश ही मान रहे हैं तो आप उसको आउटफ्लो के तौर पे दिखाई नहीं सकते। आप इस बात को समझे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं भाई, मैंने कहा अभी आपने इन्वेस्टमेंट कितने की हुई है, अभी मैंने आउटफ्लो दिखा दिया, पर यह आपने फिर सबसे बड़ी बेवकूफी की है, क्योंकि कैश फ्लो IAS 7 ये कहता है कि कैश इक्विवेलेंट का मतलब ही यही है कि इक्विवेलेंट टू कैश। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 20,000 रुपए आपकी जेब से गए? आप उसको यूं कहें 20,000 रुपए एक जेब से निकल के दूसरी जेब में आ गए, तो दैट इज टेक्निकली नॉट अ कैश आउटफ्लो, दैट इज नॉट टेक्निकली अ कैश आउटफ्लो। क्योंकि वो कह रहा है वो जो 20,000 रुपए 3 महीने के लिए तुमने इन्वेस्ट किए, मेरी नजर में वो कोई इन्वेस्टमेंट, वो कैश है, ये कैश इक्विवेलेंट है। आप यूं समझें कि वो कैश में से निकल के कैश इक्विवेलेंट बन गया, तो क्या वो आपका आउटफ्लो है या आपके पास ही है? पर एज फार एज कैश फ्लो इज कंसर्न, आप उसको फिर 1/20 का आउटफ्लो नहीं दिखा सकते ना। अभी मैं प्रूफ करता हूं, देखिएगा। अब मैंने क्या किया, यहां पर 1 लाख रुपए का आउटफ्लो दिखा दिया। अब ये बताओ कितना आया जानी? 550, ऐसा ही है। अच्छा, अब जब मैं इसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड करूंगा कितने का? 6 लाख रुपए का, यही है ओपनिंग बैलेंस कितने का? 6 लाख रुपए का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये कि 550 और 6, 550 और 6 लाख रुपए कितना? ये आ गया। अच्छा, अब ये है क्लोजिंग। अब बहुत फोकस होके देखना। अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप अब क्लोजिंग जो मैच करेंगे ना, वो कैश आपका कितना है? 1130, और कैश इक्विवेलेंट कितना है? देखो ये दोनों मिलाऊंगा तो क्या हो जाता है? मैच होता ही है। यानी अब आपके पास, अब बहुत सुकून से समझना, नहीं समझा रिपीट करवा लेना। अब मैं जो क्लोजिंग अपने पास मैच कर रहा हूं, वो क्लोजिंग कैश के फिगर से मैच कर रहा हूं या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से? यानी आप इस बात को समझें, मैंने क्यों ऊपर इसकी मूवमेंट नहीं दिखाई, क्योंकि मैंने माना ही नहीं कि मेरी जेब से चला गया, मैंने माना ही नहीं कि मेरी जेब से। वो पता है हुआ क्या? कैश फ्लो के लिए कह रहा हूं, कैश फ्लो के लिए टेक्निकली आप समझें कि इसके अंदर छुपा हुआ ये जो 20,000 रुपए, ये यहां से निकल के यहां आ गया फॉर द पर्पज ऑफ कैश फ्लो या एक्चुअल में? फॉर द पर्पज ऑफ कैश फ्लो। यानी वो कहना ये चाह रहा है आपको। अच्छा, वापस आए, रिकैप कर रहा हूं। आपने इन्वेस्टमेंट कितने की? 1/20 की। अच्छा, 1/20 का मतलब है आपकी जेब से पैसा 1/20 गया। तो पहला कैश फ्लो देखो, मैंने 1/20 अल्लाह की कसम जाते हुए बताया। पर इस केस में फिर मैं अज्यूम कर रहा हूं दैट 20,000 इज नॉट माई कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि अगर मैं कैश इक्विवेलेंट मानता तो मैं कहता ना मेरे पास ही है। अगर कैश इक्विवेलेंट मानता तो मैं क्या कहता? मेरे पास ही है। तो क्या अभी मैं ये कह रहा हूं या मैं कह रहा हूं गया पैसा? ये देखो पहला वाला एग्जाम्पल। दूसरे पे चलें, आज जी फोकस होकर देखना है इधर। मैंने दूसरी एग्जाम्पल में वही इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाया, बट क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट से इक्विवेलेंट को हटा दिया। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट से कोई आपको पूछे आपने इक्विवेलेंट को क्यों हटाया, तो आप बोलेंगे भाई मैं ये मानता ही नहीं हूं कि वो इन्वेस्टमेंट है। मैं तो कह रहा हूं वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो मेरा कैश इक्विवेलेंट है। तो क्या उसको क्लोजिंग कैश में होना चाहिए? यस।
तो मैं टेक्निकली यही तो कह रहा हूं कि कैश इक्विवेलेंट टेक्निकली आर नॉट योर आउटफ्लो। कैश इक्विवेलेंट आपका आउटफ्लो, वो आप यूं समझें कैश में से निकल के कैश इक्विवेलेंट बन गया। तो क्या हम कह सकते हैं नीचे गुल्लक में अब मेरे पास कैश मौजूद होगा या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? तो क्या मैं उसको ऊपर से आउटफ्लो दिखाऊं? नहीं, क्योंकि आप कहेंगे मेरी जेब से ये पैसा गया ही नहीं है। तो आज के बाद जब आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसी सवाल में दिखे तो आप इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाते वक्त क्या उसको इन्वेस्टमेंट के क्लोजिंग या ओपनिंग में रहने देंगे या हटा देंगे? क्योंकि आप ये बोलेंगे कि वो हमारा आउटफ्लो है ही नहीं, वो टेक्निकली हमारा कैश इक्विवेलेंट है। तो अब जब मैं क्लोजिंग से मैच करूंगा तो क्लोजिंग मेरा क्या सिर्फ कैश को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को? अब वो कहता ही है कि आप इस नजरिए से देखें कि आपके पास कैश नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मौजूद होगा। और आप खुद बताएं, अगर आप उसको ऊपर से माइनस कर देंगे तो आप टेक्निकली तसव्वुर कर रहे होंगे कि वो आपका कैश इक्विवेलेंट नहीं है। पहले बताओ पूरी लॉजिक कहानी समझ आती है? तो सिंपली अब एक एक करके मैंने सबसे पहले क्या किया, इन्वेस्टमेंट का टी अकाउंट बनाया। इन्वेस्टमेंट के टी अकाउंट में से क्लोजिंग में से इक्विवेलेंट को क्या किया? अच्छा लॉजिक बताओ क्यों लेस किया? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि वो हमारी नजर में इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो, फॉर द पर्पस ऑफ, हमने उसको हटा दिया। अच्छा अगर अल्लाह की कसम में रहने देता तो वो आउटफ्लो बन जाता, आउटफ्लो बन जाता तो फिर आप क्या उसको कैश इक्विवेलेंट कहते? नहीं, आप तो कैसे पैसा गया, पर मैं यहां कह रहा हूं कि वो पैसा कैश में से निकल के इक्विवेलेंट में आ गया, तो तभी मैंने उसको क्लोजिंग में रहने दिया। तो यानी अब मेरी क्लोजिंग बॉटम लाइन जो मैच करेगी वो कैश की फिगर से करेगी या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? वेरी गुड। पहले बताओ कहानी समझ आती है? अब लॉजिकली समझ आएगी। नहीं, IAS 7 में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है यू शुड नॉट कंसिडर कैश इक्विवेलेंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो। वो तो इतनी सी बात कहता है, वो कहता है यू शुड नॉट कंसिडर कैश इक्विवेलेंट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग, पर उसकी लॉजिक समझ आती है? चलें जी अब कॉपी कर लें उसको जल्दी से जी। ओपनिंग जो बैलेंस है, एक चीज जहां डाली थी वहीं से निकालेंगे ना। अरे मेरी जान, इस वाले सवाल के अंदर इक्विवेलेंट कहां मौजूद है? क्लोजिंग में, ओपनिंग में? क्लोजिंग में। तो एडजस्टमेंट भी कहां से करूंगा? क्लोजिंग से। ये क्या बात हुई कि ओपनिंग में डाल दो? अबे तो मेरी जान ओपनिंग में था ही नहीं ना, कैश नहीं है, कैश चला गया है। तुम वही तो कह रहा हूं, गलत सोच रहे हो। कैश चला गया है, वो क्या बन गया है? इक्विवेलेंट। तो कैश में रहने दूंगा तो मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ना, क्या कैश में रहने दूं या कैश में से चला गया? हाँ हमने निकाल लिया। कहाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं? नेट इनफ्लो के बाद, ओपनिंग के बाद कहाँ लिखते हैं? तुम मेरे सब बात का जवाब नहीं दे रहे ना सही। मैं कह रहा हूं तुम लॉजिक पूछो मुझसे, ओपनिंग में डालूं क्लोजिंग में डालूं, लिखते कहाँ है? ये रहा कैश फ्लो तुम्हारे पास, कहाँ लिखते हैं? तुम ख्वाब देख के आए हो कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में डाल देंगे। लॉजिकली मुझे बताओ कहाँ, हाइपोथेटिकल बात नहीं करो, जल्दी बताओ कहाँ लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? ये 6 लाख रुपए दिखाया सही है, तो मेरी मतलब सबसे बड़ा बेवकूफ तो मैं ही हूंगा। फिर ये बोल रहे 6 की जगह 6,20,000 लिख दो। ओ भाई मेरा शेयर होल्डर बैलेंस शीट में जाएगा, उसको कैश कितना दिखेगा? 6 लाख रुपए। मैं 6,20,000 चिपका दूं यहाँ पे, वो बोलेगा कि नशा करके अकाउंट्स बनाए थे। बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश कितना दिख रहा है? मैं आपको बताऊं ओपनिंग में आप ज्यादा कब दिखाते हैं, अब इस बात को सीख लो, समझ लो। ओपनिंग में आप ज्यादा तब दिखाते जब आपके पास ओपनिंग इक्विवेलेंट्स पड़े हुए होते हैं। आप अज्यूम करो, अब सोचो ओपनिंग भी आपके पास 20,000 मौजूद होता, तो आप यहां पर ओपनिंग 6 लाख रुपए लिखते या 6,20,000? वो तब लिखते जब आपके पास ओपनिंग इक्विवेलेंट मौजूद होता। इस वाली मेरी एग्जांपल के अंदर इक्विवेलेंट क्लोजिंग में मौजूद है, जानी ओपनिंग में। क्लोजिंग में तो कहां दिखाऊंगा? क्योंकि बेसिकली अब इस बात को कंक्लूड कर लो, ओपनिंग इज नॉट रिप्रेजेंटिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बट क्लोजिंग इज रिप्रेजेंटिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अभी तुम पांच पेपर का सवाल करोगे ना, उसके अंदर ओपनिंग में भी होगा, क्लोजिंग में भी होगा, तो ओपनिंग वाला अलग होगा, क्लोजिंग वाला अलग होगा। यानी शॉर्टकट उतना जितना प्रैक्टिकलिटी में हो सके, सही है, लॉजिक के साथ। अब क्लियर है जी? क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा?
इन्वेस्टमेंट के ऊपर वही नॉर्मल ट्रीटमेंट, वही इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट बनाओगे, इंटरेस्ट इनकम को लेस करोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वही इंटरेस्ट इनकम का कॉन्सेप्ट वही है, सेम। सर अदर रिसीवेबल अदर पेएबल, जब ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेएबल में इंक्लूड होंगे तो उसको हटा देंगे, बिल्कुल हटा देंगे। इसको कॉपी कर लें जानी। कैश का नहीं 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 नहीं, देखो ये चीज गलत। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर कैश तो वही है, मैं बोल रहा हूं उसके साथ साथ इक्विवेलेंट भी है, कितने का 20,000 रुपए का, तो कैश नहीं चेंज हुआ। वो भी तो यही पूछ रहा था, वो भी यही कह रहा है कि सर ओपनिंग में चिपका दे। मैं बोल रहा हूं अपने आप से पहले सवाल पूछो, क्या ओपनिंग में कोई इक्विवेलेंट था? क्लोजिंग में था। तो मैं ये कहूंगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यू कैन नॉट चेंज फिगर ऑफ कैश। कैश तो अपनी जगह है ना, उसके साथ एक और चीज आ गई है इक्विवेलेंट, और वो शेयर होल्डर को देख के समझ आएगी कि मेरी इन्वेस्टमेंट में वो नहीं है, तो मतलब वो इन्वेस्टमेंट का एक पोर्शन मेरा क्या बन चुका है, कैश इक्विवेलेंट। तो आप कैश की फिगर नहीं चेंज कर सकते। कैश की फिगर चेंज करना तो आप बोलेंगे भाई सभी हिल गया। कैश अपनी जगह है, इक्विवेलेंट अपनी जगह है, आप सिर्फ उस इक्विवेलेंट को कह रहे हैं कि मेरी जेब से नहीं गया, सही है, इसलिए हमने क्लोजिंग में दिखा दिया। हाँ बिल्कुल कैश फ्लो में आएगा, वो चेक भी आपका कैश ही होता है, क्योंकि आप चेक रिसीव करते ही एंट्री बनाते हो बैंक डेबिट और रिसीवेबल या जो भी आपका था वो क्रेडिट, तो वो बैंक में आ जाता है पैसा, सही है। वो भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये चेक भी तो आपका वही तो होता है, फाइनेंशियल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है ना। तो जो भी आपको कोई पैसे दे दे तो आपने टेक्निकली किया क्या, बैंक डेबिट कर लिया और रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। क्या इशू नहीं कराया? तो उसके लिए बैंक रिकंसिलिएशन पड़ी है। बैंक रिकंसिलिएशन किस लिए बनती है? तो वो बैंक अकाउंट बनाएंगे ना, सही है। अब तुम बोलो ये बताओ सर अनक्लियर अनप्रेजेंटेड क्या होते हैं, वो अलग चोरेंगी है भाई। हर चीज का मकसद है यार, कैश फ्लो बना लिया तुमने, अब तुम कैश फ्लो में देख रहे हो तुम्हारे बैंक के बैलेंस से रिकंसाइल क्यों नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या बनाई जाती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जी यानी 3 महीने में नहीं, बाय सब्सटेंस उसका वो होना चाहिए 3 महीने में। ऐसा तो इन्वेंट्री कल बिक जाएगी, फिर तो तुम सारी इन्वेंट्री को इक्विवेलेंट में डाल दोगे। सब्सटेंस देखना है, सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब ये कि एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट ही इसी चीज का हुआ है कि 3 महीने में ये इनकैश हो जाएगी, तब भी नहीं होगी ना। इन्वेंट्री का सब्सटेंस चेंज होगा, उसके ऊपर IS2 अप्लाई होता है, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर IFRS 9 अप्लाई होता है। IFRS 9 के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट IAS 7 से लिंक होता है। कहां कहां पहुंचोगे, सही है। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, सवाल आया है सर ये भी कह सकते हैं कि 20,000 जो गए थे वो प्रॉफिट के साथ वापस भी आ गए। नहीं वे नहीं नहीं नहीं, 20,000 रुपए वो बोल रहा है गए ही नहीं है। आप कहें कि वो कैश से निकल के कैश इक्विवेलेंट बन गए, बस वो नहीं गए इसलिए ऊपर नहीं देखा, ये याद रखो। ये बोल रहा है सूद समेत वापस भी मिल गए, नहीं भाई अल्लाह की कसम मैं ये कह रहा हूं ये इन्वेस्टमेंट है, पर फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो इक्विवेलेंट मान रहा है बस। तो आप खुद सोचो, वो कह रहा है कि एक चीज कैश में से निकल के इक्विवेलेंट बन गई, तो हमने नीचे ही दिखा दिया ना उसको, हमने ऊपर मूवमेंट नहीं दिखाई इन्वेस्टमेंट की। तो वो इंटरेस्ट आएगा ना मेरी जान, वो उसने पूछा तो था अभी, इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, P&L में, और उसकी अकाउंटिंग हमने सीखी हुई है अलग से कि इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट बनता है, इंटरेस्ट इनकम लेस होती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐड हो जाएगा, वो तो अपनी जगह, वो कॉन्सेप्ट तो देखे आए हम, सही है। अच्छा भाई अब सबसे पूछ लेते हैं, ये लोग ही बता देंगे। जानी अच्छा सवाल पूछ, सुनो। ये कह रहे हैं कि सर व्हाट इफ ये लिखा होता है 120,000 इज होल एंड सोल योर कैश इक्विवेलेंट, तो इन्वेस्टमेंट का कोई आउटफ्लो आता या सब नीचे? वेरी गुड। तो फिर आपका ये बैलेंस जो है ना, ये वाला जो आंसर आता ये ज्यादा आता, तो आपका क्लोजिंग कैश नहीं आता, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता, वो भी 1,20,000 रुपए से ज्यादा।
तो आप कहते हैं आपका क्लोजिंग कैश कितना हो जाता 1130 और कैश इक्विवेलेंट भी कितना हो जाता 120। तो कुल मिला के 1130 प्लस 120 वुड बी योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। प्रेजेंटेशन वाइज सही हुआ क्योंकि आप पीछे नोट्स में बताते हैं कि मेरे कैश के अंदर ये शामिल है, इक्विवेलेंट के अंदर ये शामिल है, तो वहां से बंदा मैच करता है, बैलेंस शीट से मैच नहीं करता। तो इसके अंदर इक्विवेलेंट्स भी है ना, सही है, वो नोट्स में आता है पीछे। बैलेंस शीट में इक्विवेलेंट इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि IFRS 9 के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट है, IAS 7 के हिसाब से ये क्या है, इक्विवेलेंट है। तो IAS 7 कैश फ्लो बनवाता है तो वहां पे इक्विवेलेंट है, अकाउंटिंग के हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट है तो वहीं आ रही है। ये नोट्स टू दी अकाउंट्स में डिस्क्लोज होता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स दीज थिंग्स, तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। जी या जानी सवाल सुनना प्लीज, हाँ सब, जी जानी बोलो। यार जानी बात नहीं समझ आ रही, यानी प्लीज बातें नहीं। कैश इक्विवेलेंट कह सकें 3 महीने, उससे ऊपर जो भी है वो जेन्युइन इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो के लिए भी सही है। 3 मंथ्स का टाइम लगेगा, ये लिखा हुआ भी आपकी किताब में, IFRS में हर जगह, सही है। मैंने कहा कि भाई 3 महीने में जो भी इन कैश हो जाए। TDR मैंने आपको बताया, यूजुअली TDR आप T बिल्स खरीद लें गवर्नमेंट से, ट्रेजरी बिल्स, वो भी 3 महीने के अंदर, वो भी किस में आ जाएंगे, कैश इक्विवेलेंट्स में। तो इन्वेस्टमेंट की नेचर पे डिपेंड करता है, वो इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने 3 महीने के लिए रखी है, आंखें बंद करके उसको कहां फेंक देना, कैश इक्विवेलेंट्स में 3 महीने, दैट्स इट। 3 महीने इसलिए क्योंकि वो मानता ही है कि भाई अगर आपने इनकैशेबल करा लेना है विद इन 3 मंथ्स तो वो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। तो ये इंडस्ट्री का कंसेंसस है कि 3 महीने वाली इन्वेस्टमेंट को हम इक्विवेलेंट मानेंगे। पीपी के अंदर, पीपी के अंदर, आर यू श्योर अबाउट इट? पीपी के अंदर जनरल रिजर्व इज बेसिकली योर इक्विटी। व्हाई वी वुड अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन पीपी? नहीं, पहले सही करो, लॉजिक क्लियर करो कि कहां से कहां डाल रहे हो पैसे। जानी कैश फ्लो चल रहा है, इक्विटी, हाँ चलो भाई सुन लो यार, जानी इधर सवाल सुनो। हाँ भाई जनरल रिजर्व आ गए, पहले बताओ जनरल रिजर्व होता क्या है? अरे भाई क्या हो गया, जनरल रिजर्व वर्किंग कैपिटल के लिए रखा होता है? नहीं, खुदा के बंदे नहीं। मैं जो भी पैसे कमाता हूं ना वो रिटेन अर्निंग में जाते हैं, फिर मुझे किसी मकसद के लिए पैसा सेट असाइड करना होता है, तो मैं क्या करता हूं, रिटेन अर्निंग से निकाल के जनरल रिजर्व में फेंकता हूं। उसकी एंट्री क्या बनती है, रिटेन अर्निंग डेबिट जनरल रिजर्व। इस पूरी एंट्री में कहीं कैश दिखा तुम्हें, या इक्विटी से इक्विटी की मूवमेंट है? दिस डज नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन कैश फ्लो। एक इक्विटी कम हो रही है, दूसरी इक्विटी, एंट्री वाइज चलो ना, अपने आप को इतना कॉम्प्लेक्सिटी में क्यों डाल रहे हो? सिंपल है अकाउंटिंग भाई, अगर लॉजिकली चलो। रिजर्व क्रिएट करना मतलब मैंने एक गुल्लक में से पैसे सेट असाइड कर दिए दूसरे गुल्लक में कि ये पैसे इसके लिए, सही है। जैसे मैंने कहा भाई मैंने कमा लिए, ये मेरी बहन की शादी के लिए, ये मेरे भाई की पढ़ाई के लिए, साइड में कर रहा हूं पैसे, तो पैसे साइड में कर रहा हूं ना, पैसा है तो कंपनी के पास है। सुन लो भाई, इनका मैं सवाल समझ आ रहा है कि वो बोल रहे हैं जो रिजर्व सेट असाइड होता है उसका कोई कैश फ्लो पे इंपैक्ट नहीं है। कंपनी का कैश गया या कंपनी के पास ही है? पैसा आउटफ्लो का मतलब समझ लो क्या है, कंपनी की जेब से चला जाए। रिजर्व क्रिएट करना कंपनी के पैसा पास ही है, खाली समझो एक जेब से निकाल के। तो कैश इक्विवेलेंट भी यही है, कैश इक्विवेलेंट भी वो यही कह रहा है, वो कैश इक्विवेलेंट के लिए भी यही कह रहा है कि मैं इसको आउटफ्लो मानता ही नहीं हूं। क्लैरिटी है जी? अकाउंट्स बैंक के साथ डील होती है। अच्छा मैं वैसे बता दूं, मैं कोई 6 बैंक का ऑडिट करता हूं मैं। अब पूछ कि बैंक के साथ डील करते हैं, कैसे करते हैं? हाँ, मैं जिससे भी पढ़ा था मैं बता देता हूँ क्या पढ़ा था।
तो जानी जब बैंक से पैसे विड्रॉ कराते जाते हैं, इन्वेस्ट करते जाते हैं, वो कौन सी टाइप की इन्वेस्टमेंट है ये पूछो, मैंने तो नहीं देखी आज तक। करंट अकाउंट होता है भाई वो, या एक पीएलएस प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट होता है जिसमें आप पैसे डालते हो और आपको इनकम मिल रही होती है। पर बैंक में नॉर्मल पैसा रखना इज योर बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट यार, वो बैंक है, बैंक कैश बैलेंस है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो बैंक बैलेंस है। टीडीआर मतलब 3 महीने के लिए पैसे नहीं निकल सकते। आप नॉर्मल बात कर रहे हो, उसको किससे मिला रहे हो? भाई बैंक में मेरे पास पैसा मौजूद है, वो तो मेरा कैश है ना, वो तो कैश इन बैंक में आ रहा होगा। आप बात कर रहे हैं कि भाई मैंने उसमें से पैसे निकाल लिए, भाई जिस दिन पैसे निकालोगे बैलेंस क्या हो जाएगा, उस पर इंटरेस्ट कम मिलेगा, वो तो बैंक बैलेंस है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। दो चीजों को मिक्स नहीं करो, सिंपल रखो। अगर आपने बैंक में पैसा डाला और आपने बैंक को यह कह दिया कि भाई 3 महीने में इस पैसे को हाथ, दिस इज इन्वेस्टमेंट। बैंक में पैसा मौजूद है, उस पर बैठे बिठाए सूद मिल रहा है, कभी भी पैसे निकाल सकते हो, दिस इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट जिसमें आपने पैसा रखा हुआ है, वो कैश इन बैंक में आ रहा होगा। क्लियर है? उसका इंटरेस्ट बैंक बैलेंस पे आएगा, उसका इंटरेस्ट पीएनएल में आएगा, पीएनएल में वही अकाउंटिंग होगी इंटरेस्ट रिसीवेबल वाली, वही तो घुमा फिरा के वही तो पूछा। क्लियर है? मैं कह रहा हूं फिर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो?